नमस्कार दोस्तों, V2 स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सैयद एजाज। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत का संवैधानिक विकास। डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण हमने आज एक नया तरीका निकाला है कि जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है वो एक साथ उतार दिया जाए और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात समझाई जा सके। इसलिए मैंने जितने भी अधिनियम अब बचे हैं उन सबको एक साथ उतार दिया है ताकि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, क्योंकि हमारे पास एक नई एग्ज़ाम जो आ रही है राजस्थान पुलिस वाली, उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान पुलिस का जितना भी सिलेबस अब बचा है उसको पूरा कर लिया जाए। तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। इससे पहले हमने जो पढ़े थे प्रावधान वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1813 का 1833 का अधिनियम और अब हम पढ़ने वाले हैं 1858 का अधिनियम। अब ये जो जितने भी अधिनियम बचे हैं इनको लागू करवाने का काम करेगा ताज का शासन या ब्रिटिश राजा का शासन। यानी इन अधिनियमों को राजा के द्वारा लागू करवाया गया और इससे पहले जितने भी अधिनियम थे उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू करवाया गया। तो सबसे पहला अधिनियम 1858 का अधिनियम वर्ष 1857 में जो क्रांति हुई, जिसको भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कहा गया। उसके बाद अंग्रेजों ने देख लिया कि यहाँ पर इस तरीके से शासन कर पाना संभव नहीं है। अगर हम रियायतें ना देंगे तो हमारा यहाँ ज़्यादा दिन रुकना संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की संसद ने एक प्रतिवेदन तैयार किया गया और इस प्रतिवेदन को इलाहाबाद दरबार में पढ़ा गया। यानी इलाहाबाद दरबार में इस अधिनियम की घोषणा की गई और घोषणा किसके द्वारा की गई? तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम की घोषणा की और इस अधिनियम की प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? तो सबसे पहला प्रावधान है गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके लिए अब गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसके लिए अब प्रयोग होगा शब्द वायसराय। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही बन जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बनेगा? जो तत्कालीन गवर्नर जनरल होगा। अर्थात भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। यानी भारत का प्रथम वायसराय किसको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। यानी जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन स्थापित किया था उस ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और जो शासन व्यवस्था है वो अब किसके पास चली गई? ब्रिटेन की महारानी के पास। तीसरा, भारत परिषद का गठन। 1858 के अधिनियम के तहत एक भारत परिषद का गठन किया गया जिसके अंतर्गत 15 सदस्य होंगे और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कहलाएगा भारत सचिव। यानी 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई भारत के लिए, भारत परिषद, और उसके कुल 15 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? भारत सचिव। इसके बाद वर्ष 1909 का अधिनियम आया जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के लीजिए, मार्ले मिंटो अधिनियम के लीजिए, इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो किसके नाम पर पड़ा? तो इसमें तत्कालीन भारत सचिव जिनका नाम था मार्ले
और तत्कालीन वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। तत्कालीन वायसराय मिंटो और तत्कालीन भारत सचिव मार्ले के नाम पर इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार नाम पड़ा। और ये जो मार्ले मिंटो है, ये मिंटो द्वितीय है। इनके पहले एक मिंटो, लॉर्ड मिंटो पहले भी आए थे, ये मार्ले मिंटो द्वितीय है। अब 1909 अधिनियम की प्रमुख बातें क्या क्या हैं? सबसे पहला प्रावधान या महत्वपूर्ण प्रावधान, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। यानी इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया, या दूसरे तरफ से कहूं बंटवारे का बीज बोया गया। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति पर कार्य किया और इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया और यहां पर मुस्लिम लोगों को, यानी सबसे पहले एकमात्र समुदाय मुस्लिम, जिनको हम मुसलमान कहते हैं, तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो सबसे पहले हम समझते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन कहते किसे हैं। इसके तहत मुस्लिम नेता को केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही चुनेंगे, इसको कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन। अर्थात जिस समुदाय के व्यक्ति को चुना जाना है, उस समुदाय के व्यक्ति को उसी समुदाय के लोग चुनेंगे, उसे कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 में हुई और इसके तहत मुस्लिम समुदाय को वोट डालने या सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, जिनका नाम है एसपी सिन्हा। पूरा नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य जो शामिल किया गया, उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं 1909 के अधिनियम की। उसके बाद अगला अधिनियम 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम का जो नाम है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम। 1909 के बाद जो अगला अधिनियम आया 1919 का, उसका नाम था 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें भी वही बात कि 1919 में तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। और तत्कालीन वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। और उन्हीं दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम क्या रखा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके बाद इसकी प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया, अर्थात प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया कि प्रांतों का जो गवर्नर होता था उसके जो अधिकार थे या उस पर कानून बनाने के जो विषय उनको दिए गए थे, उनको दो टुकड़ों में बांट दिया गया। दो टुकड़े कौन कौन से? एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। अर्थात प्रांतों के विषयों को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद कार्य करती थी और हस्तांतरित विषयों में वायसराय की अनुमति के बाद ही कानून निर्मित होता था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई? 1919 के अधिनियम के माध्यम से। और या दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। दूसरी बात, भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग। यह पहला अधिनियम था जिसमें भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। एक बार फिर से सुनना, इसके अंतर्गत पहली बार भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि सवाल सीधा भी पूछा जा सकता है कि इस अधिनियम में भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। अधिनियम कौन सा है? 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अगली बात, इस अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई।
भारत के अंतर्गत 2 सदन बनाए गए, जैसे वर्तमान में राज्यसभा है और एक लोकसभा है। उसी तरीके से तत्कालीन समय में भी राज्यसभा और लोकसभा मौजूद थे। इसके लिए राज्यसभा के लिए राज्य विधान परिषद शब्द का प्रयोग किया गया और लोकसभा जो थी इसके लिए केंद्रीय विधानसभा। जिस तरीके से वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरीके से उस समय द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। राज्यों के लिए या प्रांतों के लिए राज्य विधान परिषद और केंद्र के लिए केंद्रीय विधानसभा। इसके बाद लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस टॉपिक को हम बाद में क्लियर करते हैं। अन्य पॉइंट देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। 1909 में जिस तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई, मुस्लिम समुदाय को निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया, उसको बढ़ाकर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और यहां पर 4 समुदायों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अब ये 4 समुदाय कौन कौन से हैं? सबसे पहले पंजाब के सिखों को, यूरोपियनों को, आंग्ल भारतीयों को और भारतीय ईसाइयों को। उन्नीस के अधिनियम में निर्वाचन प्रणाली जो थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसका विस्तार किया गया और 4 और समुदायों को इसमें जोड़ दिया गया, पंजाब के सिख, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय और भारतीय ईसाई। उसके अलावा नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल के गठन का प्रावधान किया गया। नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल भारतीय राजाओं का एक मंडल होगा जिसको भारतीय राजा मिलकर बनाएंगे और इसकी स्थापना की गई 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में भारतीय राजाओं ने मिलकर एक मंडल का निर्माण किया जिसको नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल कहा गया। उसके अंतर्गत इसके अलावा 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान और था कि 10 वर्षों बाद इस अधिनियम की जांच पड़ताल के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जो वर्ष 1929 में बनना था, परंतु अंग्रेजों ने इस आयोग का गठन वर्ष 1927 में ही कर दिया जिसका नाम था साइमन कमीशन आयोग। और इस साइमन कमीशन आयोग का भारत में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। इस आयोग का गठन वर्ष 1927 में किया गया। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और इन सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था। यही कारण था कि इस आयोग का भारत में विरोध किया गया, क्योंकि एक भी भारतीय नहीं है और सारे के सारे अंग्रेज हैं, तो ये किन के पक्ष की बात कहेंगे? अंग्रेजों के पक्ष की। इसी संदेह के कारण भारतीयों ने इस आयोग का विरोध किया। साइमन कमीशन से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि साइमन कमीशन का गठन वर्ष 1927 में हुआ। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7। इसके अलावा यह भारत कब आया? यह भारत आया 3 फरवरी 1928 ईस्वी। कहाँ पर आया? बंबई में। तो ये भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके ऊपर प्रश्न बन सकता है। अब हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। उम्मीद करता हूं बाकी पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। उन्नीस के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
परंतु यह आयोग सही ढंग से कार्य नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि तत्कालीन समय में जो अमीर लोग थे या जो बाहुबली लोग थे वो पैसा देकर अपने व्यक्तियों को नौकरी में लगवा दिया करते थे। तो इसकी जांच पड़ताल के लिए वर्ष 1923 में एक आयोग का गठन किया गया, ली आयोग। 1923 में ली आयोग का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि 1919 के अधिनियम के तहत जो लोक सेवा आयोग गठित किया गया है वो सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी के बाद वर्ष 1926 में एक लोक सेवा आयोग गठित किया गया, जिसका नाम बदलकर 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी अर्थ है संघ लोक सेवा आयोग। 1935 में इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, परंतु यहाँ पर संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ और भारत का संविधान लागू कर दिया गया, उसके बाद 1950 में इसको कहा गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। तो प्रश्न ये भी अच्छा है कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के लिए फेडरल की बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया? वर्ष 1950 में। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे 1919 के अधिनियम के। अब हम बात करते हैं आखिरी अधिनियम 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात अखिल भारतीय संघ की स्थापना, कि भारतीय प्रांत और भारतीय राजा मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे जिसको परिसंघ कहा जाएगा, और भविष्य में अगर ये चाहे तो इस संघ से अलग भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर इसके अंतर्गत सारी बात राजाओं की इच्छा पे छोड़ दी गई कि राजा चाहे तो इच्छा से शामिल भी हो सकते हैं, अन्यथा वो इस संघ से अलग भी हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप कभी भी ये अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया, अर्थात अखिल भारतीय संघ कभी भी नहीं बना। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ा अधिनियम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अब तक के जितने भी अधिनियम थे उनमें सबसे बड़ा अधिनियम था। इसके अंतर्गत 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि वर्तमान में भारतीय संविधान की ज़्यादातर बातें 1935 के अधिनियम से ही स्वीकार की गई हैं। तीसरी बात, केंद्र में द्वैध शासन, यानी जो द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम में प्रांतों में शामिल की गई थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। यानी 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित कर दिया गया। इसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बर्मा अदन को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, और अदन जो वर्तमान में यमन का एक क्षेत्र है, तो ये दोनों क्षेत्र तत्कालीन समय में भारत के हिस्से थे। तो 1935 के अधिनियम के तहत इन दोनों क्षेत्रों को भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रसार किया गया, जिस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के अधिनियम में हुई। शुरुआत में ये मुस्लिमों को दी गई, उसके बाद 1919 के अधिनियम के तहत ये 4 और समुदायों को दी गई। उसी का विस्तार 1935 में किया गया और यहाँ पर 3 और समुदायों को जोड़ा गया, दलित,
महिलाएं और मजदूर। इनको 1935 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जोड़ दिया गया। इसके अलावा शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। सबसे पहले संघ सूची, जिसके अंतर्गत 59 विषय, राज्य सूची, इसके अंतर्गत 54 विषय, और एक थी समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत 36 विषय। 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, राज्य सूची के विषयों पर प्रांतीय सरकार और समवर्ती पर दोनों सरकार। और यदि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और प्रांतों में मतभेद होता है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और यही प्रावधान वर्तमान भारतीय संविधान में भी है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून महत्वपूर्ण होता है या उसी का कानून मान्य होता है। और इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। और केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया। एक और चीज जो पीछे छूट गई कि 1919 के अधिनियम को लागू कब किया गया। सवाल ये भी अच्छा बनता है कि 1919 का जो अधिनियम था इसको लागू कब किया गया। इस अधिनियम को लागू किया गया 1 अप्रैल 1921 को। 1 अप्रैल 1921 को इसको लागू किया गया। और ये कब तक लागू रहा? 1 अप्रैल 1937 तक। 1919 का अधिनियम 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक लागू रहा। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1937 को भारत का 1935 का अधिनियम लागू किया गया। तो ये था भारत का संवैधानिक विकास। उसके बाद और कई घटनाएं हुई और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत ने अपना संविधान बनाया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको पसंद आएगा। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।